बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। Today we have to discuss chapter number 11 regarding the project teams. तमाम लोगों से कहें क्लास ज्वाइन करें, तमाम लोगों से कहिए क्लास ज्वाइन कीजिए, तमाम लोग क्लास ज्वाइन करें। प्रोजेक्ट मैनेजिंग टीम्स। तमाम लोगों से कहिए क्लास ज्वाइन करें, जल्दी करो, तमाम लोग क्लास ज्वाइन करें। आज हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करनी है। तो हमारे पास आपको पता है 40 मिनट से ही टाइम होता है जिसमें हमने ये सारा कुछ रिकॉर्ड भी करना है, लिखना भी है, पढ़ना भी है। सबसे पहले सिनर्जी, हाई परफॉर्मेंस टीम्स। हाई परफॉर्मेंस टीम्स क्या होती हैं? हाई परफॉर्मेंस टीम्स ऐसी होती हैं कि जिनमें जो हमारे रिजल्ट्स हैं बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। मैं कहता हूँ 1% + 2% + 3% is equal to the power of 10%, is equal to the power of 10%। जैसे मैं कहता हूँ 1% + 1% + 1% is equal to 3%, लेकिन is equal to the power of 2%। सुबह हम देखते हैं कि हम ताकतवर किस्म की लेबर लगाते हैं, तो जो ताकतवर लेबर होती है वो 3-4 लोग 10-15 लोगों का काम भी कर देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमने 2 या 3 या 4 या 5 लोग लगाए हैं, तो वो 2 लोगों का काम भी नहीं करते, वो 2 लोगों का काम भी नहीं करते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई परफॉर्मिंग टीम्स, शेयर्स ए सेंस ऑफ कॉमन पर्पस। जब हम हाई परफॉर्मेंस टीम लगाते हैं तो ग्रुप होता है पूरे का पूरा, उससे हमें पता चलता है कि जनाब ये जो काम है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे हमें ये सिनर्जी मिल रही है। इसकी 1-2 तस्वीरें बनाइए और अपलोड कर दीजिए। स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, ये अपलोड कर दीजिए। नंबर 2, मेक इफेक्टिव यूज ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड एक्सपर्टाइज। कि हमने जो इंडिविजुअल टैलेंट है उसकी बेस्ट एक्सपर्टाइज को यूज करना है। मैं क्या आपके सामने एग्जांपल लाता हूँ। इस वक्त दुनिया टीवी या एक्सप्रेस टीवी या कोई और टीवी या ये जो जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ये टाटा या और इस तरह के, ये मिचल या ये मिचलन वगैरह, या ये सारे ग्रुप्स जो हैं इस वक्त वो हायर कर रहे हैं सारे के सारे वो अफराद जिनका एज ग्रुप आप फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 21 आप लेस देन 40 है। 21 से 35 तक की उम्र का एग्जेक्टिव हायर करते हैं, चाहे वो एसीसी है, चाहे वो है कोई भी, उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा इस लेवल का ग्रुप हायर करते हैं, इस लेवल का वो पर्सन हायर करते हैं कि भाई लगा लो वो खुला ही, इस पर्सन लेवल का पर्सन वो हायर करते हैं, इस लेवल का वो बंदा हायर करते हैं कि भाई जिससे बहुत ज्यादा हमें कोई काम नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि उनके ख्याल में 40 से 45 साल के जो बाबे हैं वो काम नहीं सर अंजाम दे सकते पॉजिटिवली। इस पहले होता था कि जितना एक्सपर्ट आदमी है वो एक्सपर्ट आदमी उतना ही बेहतर काम करने की पोजीशन में होता है, लेकिन अब सूरत उल्ट है कि जितना यंग आदमी होगा उतना ही वो ज्यादा फेवर का काम कर सकता है। इसके लिए हाई परफॉर्मेंस टीम्स अरेंज की जाती हैं।
नंबर नेक्स्ट है बैलेंस एंड शेयर्ड रोल्स। हर एक को आपने डिफाइन कर दिया कि आपने ये करना है। मेंटेन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस। प्रॉब्लम बाज़ का तो आपने देखा आपकी क्लास में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें जी नहीं आज नहीं पढ़ना जी, उन्हें जी नहीं। और बाज़ औक़ात ऐसे टीचर भी होते हैं कि जनाब वो जो कहते क्लास लेते हैं, स्टूडेंट को चंद एक को मौत पड़ जाती है, यार ये पढ़ा देगा तो सिलेबस में शामिल हो जाएगा। अगर ये पढ़ा गया क्लास में, ये डिस्कस हो गया, तो ये सारे का सारा जो है यहाँ पर कहाँ दाखिल हो जाना है, ये सारे का सारा तो सिलेबस में दाखिल हो जाना है, क्योंकि सर ने पढ़ा दिया है। तो वो पढ़ाने ही नहीं देते कि नहीं सर इतना ही काफ़ी है जी। तो टीचर को ये चीज़ देखकर डिसाइड करना पड़ता है कि यार इनका इस वक्त लेवल क्या है, क्या ये काम करने की पोजीशन में है, क्या इस वक्त ये कहना मानने की पोजीशन में है या नहीं। अगर कहना मानने की पोजीशन में है तो क्या सूरत हाल है, कहना मानने की पोजीशन में नहीं है तो क्या सूरत हाल है। एनकरेज रिस्क टेकिंग एंड क्रिएटिविटी। ये हमने अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी हुआ है तो उसे सॉल्व करना है क्रिएटिविटी के जरिए। सेट्स हाई पर्सनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अगर एक बंदा 4 घंटे काम में 6 आदमियों का काम करता है, 5 घंटे काम में 5 आदमियों का काम करता है, 4 घंटे काम में 10 आदमियों का काम करता है, तो हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि इंडिविजुअली उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मकसद क्या है, 3 आदमी मिलकर 3 आदमियों का भी काम कर सकते हैं, 3 पर्सन मिलकर 2 आदमियों का भी काम कर सकते हैं। इस सिनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी पैदा होना जैसे 2 + 2 = 4 नहीं, 2 + 2 हाई परफॉर्मेंस टीम में = 6, 7, 8, 9 भी हो सकता है, 8, 12 भी हो सकता है। इसमें ऐसी सूरत हाल नहीं है। जो लोग क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी एब्सेंटें लग रही हैं, उनको बता दीजिएगा कि उनके फिर इसी तरह प्रॉब्लम में आएंगे मार्क्स भी। सेट हाई पर्सनल परफॉर्मेंस के बाद आइडेंटिफाई द टीम। अब आपने देखा कि अगर इंडिविजुअल हम टीम एक बनाते हैं क्रिकेट की या टीचर्स की, तो टीचर की टीम में सबसे पहले यंग पीआईडी रखे जाएंगे क्योंकि दे आर रेडी टू टीच। लेकिन जहां पर सब्जेक्ट होगा एक टिपिकल, जैसे लॉ है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो इनके लिए यंग एंटरप्रेन्योर काम नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है उतना। उसका एक्सपीरियंस होगा तो वो काम करेगा, उसको पता ही नहीं है कितना काम करना है। कुछ लोगों के माइक ऑन है, वो अपने दोस्तों से मैं दरखास्त करता हूँ कि वो अपने माइक बंद कर लें। कुछ बच्चों के माइक ऑन है, माइक बंद कर लीजिए। और भाई हाई परफॉर्मेंस टीम में आपने F-16 का इंजन लगाना है। अल्लाह भला करे इंडिया का कि उसने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की और हमें JF-17 थंडर को शो करने का मौका मिला। JF-17 थंडर के जरिए हमने इंडिया को सरेआम चपेड़े मारी 27 फरवरी को। जब उसे थप्पड़ पड़े तो पूरी दुनिया ने देखा यार ये कोई फाइटर पायलट्स तो हैं ही, लेकिन फाइटर जेट्स भी तो उस क्वालिटी का होगा ना जो Su-30 से बढ़ गया है, जो सबसे बेहतरीन जेट है रशिया का, और डबल एयरक्राफ्ट वाला, डबल इंजन है उसका। Su-30 किलर, वो जो आपका नुमान मसूद है, उसने 1 सेकंड से पहले उसको पटक से उड़ा कर रख दिए। और एक वो मिग था जिसका वो बड़ी मूछों वाले को आपने पकड़ के अभिनंदन किया। तो इसमें ये सारा कुछ है कि आपकी टीम बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। टीम जितनी स्ट्रांग टीम होगी उतनी ही प्रोजेक्ट की कामयाबी की सूरत हाल है। आप सेव करें लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की कॉस्ट के ऊपर आप सेव मत कीजिए। अच्छा जी, इसके बाद सबसे पहले है कि डेवलपमेंट मॉडल हम डिजाइन करते हैं, उसकी 5 स्टेजेस है। 5 स्टेजेस भाई जी कौन कौन सी है अभी मैं आपके सामने लाता हूँ। सबसे पहली स्टेज है फॉर्मिंग, दूसरी है स्टॉर्मिंग, तीसरी है नॉर्मिंग, चौथी है परफॉर्मिंग और पांचवी है एडजॉर्निंग। सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रुप की ओरिएंटेशन कीजिए। जैसा कि मैंने हर क्लास में एक बंदे जो है 5-6 रखे हुए हैं, मुझे पता है सब स्टूडेंट से काम लेना उनकी जिम्मेदारी है। मैं सारे स्टूडेंट को प्रेशराइज करके काम नहीं ले सकता। मेरे अंदर पावर है, मैं ले सकता हूँ, विल भी। हर एक को रगड़ दिया, हर एक का C ग्रेड लगा दिया, D लगा दिया, E लगा दिया, लेकिन उससे उसका कैरियर तबाह हो जाएगा। मकसद टीम बनाना है, टीम डिस्ट्रॉइंग नहीं। जिस तरह एक बंदे को आप देखते हैं, एक मैडम को आप देखते हैं, उसने हर एक का D ग्रेड ठोक दिया,
तो भाई उस सारी के पूरी क्लास का जब आप डी लगा देंगे तो बच्चे तो क्या करेंगे, वो बदवाएं तो अपनी जगह रह गई, लेकिन आपको एक टीम अरेंज करनी है, आपने काम लेना है लोगों से। मैनेजमेंट का पहला असूल होता है कि काम लेना है अपने लोगों से। जब आपने लोगों से काम लेना है, आपने लोगों की बात सुननी है, आपने लोगों से काम की सूरत हाल क्रिएट करनी है, तो आप क्या करें, आप सब लोगों से पहले काम करने के मुतल्लक अपनी बातचीत तय कीजिए कि हमने आपसे ये काम लेना है, इसके लिए टीम होगी। जिस तरह के मैंने एक सेक्शन में अरफान अली है, अरफान अली के साथ 2-3 और लड़के भी अटैच किए हुए हैं। उसामा था, उसने मुझे बताया कि सर मेरा कोई एग्रीकल्चर का काम है, तो एग्रीकल्चर के काम की तरफ मैंने तवज्जो देनी है। मैंने उसको फ्री कर दिया, सीआरशिप से हटाया नहीं, लेकिन मैंने कहा यार इस बच्चे की इस वक्त फादर को ज़रूरत है, तो ये बच्चा अपने फादर के साथ काम करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने उसको फिर भी अच्छे नंबर देने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे बताना भूल गया कि यार जो तुम काम कर रहे हो उससे तुम्हारा ग्रुप जो है वो डिस्टर्ब ना हो। सुबह सुबह एक जगह मैं ऑडिट करने के लिए गया, तो वहां पर 5 आदमियों की टीम उन्होंने एंटर की। एक आदमी, जब हम उस फैक्ट्री में ऑडिट के लिए एंटर हो रहे थे, तो एक आदमी की आंखें बिल्कुल सुर्ख बोटी की तरह ऐसे रेड थी, ऐसे लाइक दिस, ऐसे रेड थी, इस तरह उसकी जो आंखें रेड थी। तो मैंने एंटर होते ही गाड़ी में ये देख लिया कि यार इस बंदे को ना मशीनरी पे ना डालना, लेकिन मैं कह नहीं सका क्योंकि मेरी किसने माननी थी, हम तो ऑर्डर करने वाले थे। अब भाई जी क्या हुआ, वो बंदे उन्होंने वो रेड बोटी वाली आंखों वाला भी बंदा लगा दिया। साफ नजर आ रहा था कि इसने चर्स पी हुई है और ये डबल शिफ्ट में आ रहा है। काम करने वाला आदमी था, उन्होंने लगाया 10-15 मिनट आधा घंटा फैक्ट्री चलते हुए टाइम शुरू, अचानक खपड़ गया, वो मारेगा और लुटेगा, और ये हो गया और वो हो गया, फलान हो गया। पता चला जी वो एडिक्ट था, उसने कहीं भाई साहब ने केयर नहीं की और उसका बाजू जो है या 2 उंगलियां मशीन में आ गई हैं, और मशीन जो है जनाब वो रुक गई है। तो 2 उंगलियों की वजह से उसका प्रॉब्लम हो गया, उंगलियां कट गई। ओ वेरी सैड इंस्ट्रूमेंट। और जनाब उस खाते में उस वक्त 300 मजदूर काम कर रहा था। हर मजदूर का वेज था 1 आवर 100 रुपीज 1 पर आवर। अब जब वो क्या सूरत हाल बढ़ी मेरे बच्चों, कि वो 300 लेबर मल्टीप्लाइड बाय 100, आप लगा लीजिए 30,000 रुपए पर घंटे की शिफ्ट चल रही थी। जब वो उसकी उंगलियां कटी हैं, 3 घंटे मजदूर स्ट्राइक पे चले गए। बजाय इसके कि उस एडिक्ट पर्सन को आप एंट्री ना करें या 200-400 रुपए उसे दें, वो रोटी खाए, ये अपना काम करे, तो भाई जी आपने उसको एंटर कर लिया, 90,000 रुपया एक शिफ्ट का लॉस हुआ। तो प्रोजेक्ट की ओरिएंटेशन में सबसे पहले आपने देखना है कि मेरे साथ जो काम करने वाली टीम है वो कौन सी है। स्टॉर्मिंग, इंटर ग्रुप नहीं, इंट्रा ग्रुप, अंदरूने ग्रुप। असलम मोहसिन के साथ काम करने को तैयार है, मोहसिन सलमान के साथ काम करने को तैयार है, सलमान खजर के साथ काम करने को तैयार है, वो रहमान के साथ तैयार करने को तैयार है, वो जेबा के साथ। तो ये इंट्रा ग्रुप, अगर किसी का झगड़ा है तो याद रखिएगा वो क्रू पूरे ग्रुप का बेड़ा गर्क करेगा। उसकी जो कन्फ्लिक्शन है उसे दूर कीजिए। उसके बाद ग्रुप की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दें ताकि हम आंगी कोहेयन पैदा हो, उसके दरमियान कोहेयन, उनके दरमियान कोहेयन पैदा हो, हम आंगी। अब जैसा कि मैं अपनी क्लास में देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं लेते। 1-2-3 स्टूडेंट ने मेरे साथ गुस्ताखी की। मुझे उस्ताद जो होता है बाप के रुतबे पे होता है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि कोई बंदा उसके साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। खैर वो मैंने ट्रेस कर लिए, जो मैंने करना था किया। बाद में उनके घर वाले कहने लगे जी इनसे, हाँ वो बच्चे मुकर गए कि नहीं मेरे पास सारा कुछ था जो भी मैंने किया। जब मैंने एफआईआर उस मामले में देने की कोशिश की, तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो एफआईआर देने की कोशिश की, तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि नहीं यार ये बच्चों का कैरियर तबाह होगा, इनको अपने साथ कोहेजन आपस में हम एंगी क्रिएट करूं, उन्हें समझाऊं कि जो तुम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक सोल्यूशन पैदा हुआ, उनको काम दिया गया, और काम मुकम्मल होने के बाद जनाब जब वो मुकम्मल हुआ तो ग्रुप को खत्म कर दिया गया कि फिर किसी और ग्रुप में मिलेंगे। जैसा कि 5 साल पहले
एक आदमी ने स्पेस में से जाकर जंप कर दिया था जमीन पे, तो एक टीम बनी जिसने उसकी ट्रेनिंग की, फिर एक टीम बनी जिसने उसे सुपरवाइज किया, एक टीम बनी जो उसे मवासलाती सहारे के जरिए ऊपर भेजा गया, एक टीम बनी जिसने उसे, तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट आपका एकम्प्लिश हो जाएगा, आप उस काम प्रोजेक्ट ग्रुप को खत्म कर देंगे। कंडीशन फेवरिंग डेवलपमेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस टीम्स। अच्छा जी, कितने की टीम आपने लेनी है? 10 मेंबरान की हो सकती है, 12 की। जबरदस्ती ना करें, जबरदस्ती ना करें। आपने क्या करना है, वॉलंटरी जो लोग आना चाहते हैं, सियाचिन पे जब कमांडर्स को ये जो एसएसजी वालों को भेजा जाता है, तो वो खुद खड़े हो जाते हैं कि सर ये हमें गोली मार दें या सियाचिन भेजिए। ये जज्बा है लोगों का, वॉलंटरी काम करने के लिए तैयार हो, कंटिन्यूस सर्विस, मुसलसल, फुल टाइम असाइनमेंट टू द टीम, फर्क ना बैठने दें। एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कॉपरेशन एंड ट्रस्ट। आज हमने फैसलाबाद में जब दुनिया न्यूज ये लॉन्च किया, दुनिया अखबार, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस टीम की इंस्पेक्शन कुछ हमारे भी जुम्मे थी, तो मैंने देखा कि जनाब वो जो टीम ये सारा काम मुकम्मल करने जा रही है, ये सारा काम करती है या ये सारा काम करने जा रही है, उस टीम को लीड करने के लिए एक टीम लीडर था शेख नदीम, दुनिया टीवी का अखबार वो हेड था लाहौर का। टीम बनी, टीम ने काम किया और 12,000 पेपर छीन लिया जंग से और नवाए वक्त से। 12,000। इस वक्त पूरे फैसलाबाद में कोई 38 से 50,000 तक अखबार सर्कुलेट होती है डेली, उसमें से भी कुछ अनसोल्ड वापस आ जाती है, क्योंकि लोगों का रुझान अब टीवी की तरफ हो गया है। और अल्लाह भला करे, चाइना के मोबाइलों का हर चीज़ अब चाइना के मोबाइल पे आ जाती है। तो अपने टीम के मेंबर्स के साथ देखना है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, रहना है, लीड करना है। पहले हाई परफॉर्मेंस टीम के साथ पहली मीटिंग कीजिए कि वी आर गेटिंग स्टार्टिंग और जब हम काम शुरू करने जा रहे हैं। ये काम रूटीन का नहीं है, ये प्रोजेक्ट एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। जैसा भी मैंने नेट पे एक वो तस्वीर देखी, विंग कमांडर हसीब प्राचा F-16 चलाता है, जिस वक्त C-130 के जरिए एटम बम को चागी मुंतकिल किया जा रहा था, तो जो F-16 तैयारों का, जहाजों का स्क्वाड उसके पीछे लगा हुआ था, उसको चेक कर रहा था और उसके बाद उसकी निगरानी कर रहा था कि ये इस्लामाबाद से लेकर कुछ पुर्जे कोयटा से, कुछ पुर्जे मुख्तलिफ जगह पे जहाँ जहाँ स्ट्रेटेजिकल डिवीजन था वहाँ से ये पुर्जे लेकर वहाँ पहुँचाए जाए चागी सुरंग में। तो उसको हसीब प्राचा विंग कमांडर जो था स्कॉट कर रहा था, उसके साथ आगे पीछे 200 के करीब हमारे हवाई जहाज फजा में थे ताकि इसराइल हमला न कर दे और इंडिया हमला न कर दे। प्रेशर इसके अलावा था रशिया का, प्रेशर इसके अलावा था हमारे ऊपर, जिस तरह आजकल ईरान को एटम बम बनाने नहीं दे रहे, हमारे ऊपर बनाने पर तो प्रेशर नहीं था, धमाका करने पे प्रेशर था कि आप इसको एक्सप्लोड करके न्यूक्लियर ग्रुप में शामिल ना हो जाएं। तो हमें इसराइल ने कहा था जनाब कि हम इसको तबाह कर देंगे, तो पाकिस्तान ने कहा तबाह तो बड़ी दूर की बात, तू वहां से आएगा इंडिया, इंडिया से उड़ेगा इस तरफ, जितनी देर में तू उड़ेगा ना उतनी देर में इंडिया का कख नहीं बचना। 200 हेलीकॉप्टर उस वक्त फजा में थे। तो ये कभी यौम तकबीर गुजरा है, तो ये बड़ी हाई परफॉर्मेंस टीम होगी, ये कोई आम कॉमन सेंस के लोग नहीं होंगे, एवरेज परफॉर्मेंस के नहीं। इनको प्रोजेक्ट दिए के टास्क दिया गया, ये करना है। जब इन्होंने पहला मिड पॉइंट आया, फिर इनके साथ ट्रांजिशन फेज आई, इनके साथ डिस्कशन की और उसके बाद डेडलाइन पे इन्होंने प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया। 56 महीने, 60 महीने, 56 मंथ, तकरीबन 5 साल का टाइम था जो मीलों लंबी सुरंग बनी थी चागी पहाड़ों के नीचे।
तो इन्होंने 14 महीने में प्रोजेक्ट इवॉल्व कर लिया था, 1 साल और 2 महीने में। तो पाकिस्तानी जो टीम है स्ट्रेटेजिक डिवीजन की, वहां तक वजीर आजम और सदर की भी रसाई नहीं, वो को और ही हाथ है। अगर सियासतदानों के जिम्मे लग जाता ये एटम, तो फिर वही हाल होना था जो मियाँ साहब वहां करते फिर रहे हैं कि वजीर आजम के उहदे से उतरा या बेनजीर करती फिर रही थी, वजीर आजम के उहदे से उतरा और उसके बाद जनाब जैसे ही मफाद पे जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के मफाद का सौदा कर लिया। इसीलिए ये सियासतदान काबिल एतबार नहीं है। अल्लाह ने कुछ बंदे इसमें बनाए हुए हैं ऐसे कि जो मर्जी हो जाए वहां तक वजीर आजम और सदर की अप्रोच भी नहीं है। वो काम अल्लाह ने अपने बंदों के जुम्मे लगाया। वो बंदे कौन से हैं? वो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क का दिफा उन्हीं के हाथों में, उन्हीं के हाथों में। बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या जनाब, सबसे पहले अगर आपके पास टीम नहीं है तो रिक्रूट कीजिए, बाहर से बंदे हायर करें, प्रोजेक्ट के मुतल्लिका मीटिंग बताएं, ये सारी डिस्कशन टीम के साथ रीजनरेट करें और उसके बाद सुपीरियर की परफॉर्मेंस मेजर कीजिए। क्या काम लेने वाले ठीक है? काम लेने वाले ठीक है? जब आप जाते हैं ISSB में तो वो आपको 8 टास्क करने पड़ते हैं, बल्कि 10, सॉरी 12 टास्क करने पड़ते हैं, जिसके लिए 120 सेकंड आपके पास होते हैं, 2 मिनट। राशिद मिनहास और अजीज भट्टी ने वो 120 मिनट में 2 मरतबा कर लिए थे। रस्से के ऊपर मुंह की ब्रिज है, एक खाई है, रस्से से कूदते जाना है, एक जनाब वो जंप है वो अपने लगाना है, एक वो मुख्तलिफ है, वो आप देख सकते हैं नेट पे। तो वहां पर हाई परफॉर्मेंस टीम चाहिए। आगे, बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट टीम। अच्छा, टीम के ऊपर ही सारी कामयाबी है आपकी, टीम के ऊपर। रिक्रूट कर लिए, भर्ती कर लिए जी, कर लिए। उसके बाद इनको काम बता दिया जी, कौन रिक्रूट करेगा, किस तरह रिक्रूट करने, जबरदस्ती नहीं, वॉलंटियर्स, रजा कराना। कोई भाई जनाब ये काम करना चाहता आए, कोई ये काम करना चाहता आए। मैंने जिस तरह क्लास में पूछा अरसलान काम नहीं कर रहा, उसकी कोई प्रॉब्लम थी, उसने मुझे बताया कि सर मैं किसी काम के सिलसिले में हॉस्पिटल में हूँ। तो उस दिन मैंने फिर शैब दिलदार को तो पता नहीं किसको कहा, यार वो 2-3 दिन बिजी है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप उसकी जगह वॉलंटरी रजा कराना काम करें, रजा कराना। इसके बाद जनाब, हु टू रिक्रूट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आप मसला हल कर सकते हो। हम जब गए ना वो कमांडो ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने हमें एक तस्वीर दिखानी और उन्होंने कहना इसमें पॉजिटिव स्टोरी बनाओ। पॉजिटिव स्टोरी क्या बनानी जनाब? एक बकरी है और उसके बाद सामने एक छुरी पड़ी हुई है और एक बंदा है और वो घास का मैदान है और बकरी है। तो नेगेटिव स्टोरी ये है कि वो बंदा जो है इसे ज़िबा करके तो सेल करेगा। पॉजिटिव स्टोरी ये है कि उसका ये पेट है और उसके बाद पेट के लिए उसको फूड की ज़रूरत है। इस छुरी या दातरी की मदद से वो घास काट कर इसे भी खिलाएगा, इसके बच्चों को भी खिलाएगा। उसने ये अपने घर में रखी हुई है पेट के तौर पे, इनसे दूध हासिल करता है, इनसे वो अपना रोजगार कमाता है। नेगेटिव स्टोरी अलग है। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरी पॉजिटिव स्टोरी आप सबने देख रहे हैं कि मैं इस वक्त आपके साथ यहाँ हूँ और आप यहाँ बैठे हैं। तो नेगेटिव सोच ये होगी कि यार इन बड़ी जल्दी है, साढ़े तो सुटन डे है लेक्चर नहीं। पॉजिटिव स्टोरी ये है कि इन्होंने पहले हमें मैसेज किया कि जनाब इतने बजे क्लास होगी, नेट का और इसका बंदोबस्त कर लीजिए। अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम में है तो वो अपनी हाजिरी लगा दे और अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम में नहीं है तो वो क्लास में आए। याद रखिएगा कि टीचर की गुफ्तगू का नेमल बदल कोई नहीं हो सकता मेरे बच्चों। जो टीचर गुफ्तगू करेगा वो आपको समझ आएगी। बहुत सारे लोग नेट चला के सो गए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमारी इसी क्लास का एक लड़का है, सांगले का, पता नहीं क्या उसका नाम है, आपका इवनिंग की क्लास का पेपर लेकर गायब हो गया, दोनों मरतबा। 2 सब्जेक्ट है, एक चेन सप्लाई, एक ये पेपर लिया और गायब हो गया। अवेलेबिलिटी, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, क्रेडिबिलिटी,
उसके बाद पॉलिटिकल कनेक्शंस, ये सारी चीजें आपने देखनी है। अब प्रोजेक्ट के लिए आपने काम क्या करना है, पहली मीटिंग कॉल कीजिए, रिलेशनशिप का फैसला देखें, सारे की सारी चीजें आपने ये देखनी, स्टैब्लिशिंग ग्राउंड रूल्स, प्लानिंग्स। अच्छा एक बात मैं आपको बात बताऊं कि हु इज टू बी अवेयर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हु इज टू लीड। प्रोजेक्ट मैनेजर की बात से आप पीछे नहीं हट सकते। मैंने आपको कहा 40 किलो वजन का ना ये बैग उठा के ऊपर छत पे पहुंचाएं, पाकिस्तानी हो ना या मैं खुद हूँ, हमने केयर ही नहीं करनी, क्या होना छड़प्पा मारे और चका चका गोरी तोड़ा मैनू उतर छड़ के वहां। लेकिन अब अगर आप वर्ल्ड में काम देखें तो वहाँ सेफ्टी मैयर्स है। सबसे पहले उन्होंने एक चेन कवर जो है, बड़ा सा बेल्ट जिसकी कम से कम चौड़ाई 2 फुट 1.5 फुट होगी, वो अपनी कमर को बांधना है। बांध के उसके बाद अपने कंधों के ऊपर से एक वो बिल्ट इन रस्सी होती है, उसको जैक इन करना है। उसके बाद उन्होंने विदाउट जंपिंग मसल के डैमेज किए बगैर वो लोड उठाना है और ऊपर वाली मंजिल तक लेकर जाना है, ऊपर वाली मंजिल तक सेफ्टी मैयर। यहाँ पर क्या होता है, हम इस बात की केयर ही नहीं करते। चंद दिन पहले एक बंदा कहना वेल्डिंग फटाओ और मैं करा, मैंने कहा तुम्हें आती है नहीं, उसके बगैर ऐनक के बगैर ही लग गया और आंखों से प्रॉब्लम होगी, तो ये नहीं आप कर सकते भाई। यही चीजें आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम में करनी है। अच्छा जी, उसके बाद जो मीटिंग आपने की है, आजकल तो खान साहब भी आप देख रहे हैं, अल्लाह खान साहब को दे दे और उनको हिम्मत भी दे। मैं किसी पार्टी का महती नहीं, लेकिन मैं एक बात बंदे की बात जानता होता हूँ कि यार 5 साल हर गवर्नमेंट को पूरा करने का हक है। वजीर आजम नवाज शरीफ है, उसके बेटे बेटियां नहीं। नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो पाक आर्मी के राज जो हैं वो अपनी बेटी के जरिए लीक ना करवाता। कल आप देख रहे हैं कि एक असद तूर के, पता नहीं वो कौन सा तूर जर्नलिस्ट है, कहता जी मुझे आईएसआई वाले मार के गए हैं। और उसके बाद शाम को वहां पर मरीम नवाज शरीफ और वो फुजला पहुंचे हैं, और दोनों जो है वो देखा उसने अपनी बाजुओं से पट्टी उतारी है। भाई आईएसआई को तुम्हें रूई के साथ पीट के गई है। आईएसआई कैसे पीटती है ये आप किसी दुश्मन से पूछिए। ये काम एजेंसीज नहीं करती, करती भी होंगी, लेकिन कम से कम आप मुल्क की जो है वो इसका सौदा ना करें। वो आसमा शराजी है वो उसको देख लें, या अहमद मीर साहब है या वो है, क्या हम आपके घरों में घुस जाएंगे, ये वो कर लेंगे। तो इस तरह की बात नहीं है, आप अपने मुल्क में भौंक नहीं सकते। तुम लोगों को ज्यादा तकलीफ है, मुल्क छोड़ो, जाके इसराइल में रहायश इख्तियार कर लो। बिलावल भुट्टो को ज्यादा प्रॉब्लम है, मुल्क छोड़े कहीं और चल जाए। इमरान खान को और उसकी बहनों को तकलीफ है इस मुल्क में, मुल्क छोड़े कहीं और चले जाएं। किसी और को तकलीफ है, चीफ जस्टिस को, किसी और बंदे को, किसी और को, मुल्क छोड़े चले जाएं। लेकिन हम गरीबों ने तो यार यही रहना है ना। डोंट मेक इट हेल फॉर अस, हमारे लिए मत ये जहन्नम में करो। खान साहब के पास लोग पिट के मर गए हैं यार, चिकन का रेट जो है वो 560 रुपए चला गया है, तो आप कुछ तो ख्याल करें। ये काम किसने कंट्रोल करना है, ये काम करना है असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स ने। वो दफ्तरों से निकल नहीं रहे। वो आपने देखा फरदौस आकाशिक खान साहब की जो उससे लड़ाई हुई है असिस्टेंट कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर अपने वहां बैठी हुई गाड़ी में, तो जनाब चलान कर रही थी इसी गाड़ी में, इधर उसने कहा मैं माइयार हो रही है, चीनी क्यों नहीं दे रही इनको। तो भाई ये चीनी का बहरान पैदा किया, वो भी तो गवर्नमेंट का ही है, इसी का। इसको रोकना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, गवर्नमेंट की। मैं और आप तो नहीं ना रोक सकते, हम तो बेचारे हैं उसके इफेक्ट ही। इसके बाद क्या सूरत हाल आती है जी, ग्रुप रिवार्ड्स। ग्रुप रिवार्ड्स है जी, हु गेट्स बट एज एन इंडिविजुअल रिवार्ड्स। ग्रुप का रिवार्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हाउ टू मेक द रिवार्ड हैव लास्टिंग सिग्निफिकेंस। अच्छा आम कारोबार में तो ये इस तरह की सूरत हाल होगी, लेकिन जो हमारी रिलायबल फोर्सेस है, एक दिन मैं बैठा हुआ था, वो जो 1122 के हेड है उनकी बात सुनने एक मीटिंग में, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे मुल्क में ना 1122 सर्विस जो है
ये कोई जो है इसमें साजिश नहीं हो सकती, स्ट्राइक नहीं हो सकती। तो 2 साल पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में तो जनाब कुछ बंदों ने स्ट्राइक कर दी, 1.22 ने हमारी सर्विस हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, सर्विस स्ट्रक्चर बढ़ाएं। वो डॉक्टर रिजवान जो वो पहले साबिक चेयरमैन सेनेट का दामाद है, उसने कहा मैंने उसी वक्त उन लोगों को टर्मिनेट किया कि जनाब ये इमरजेंसी सर्विस है, इसमें आप इस तरह की स्ट्राइक नहीं कर सकते, उधर बंदे मर रहे हैं और आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो आपने देखा जब वकला ने, मैं खुद वकील हूँ, जब वकला ने उस डॉक्टर उस पे कार्डियोलॉजी पे किया है हमला, तो मैं खुद उसके खिलाफ था कि यार कि हमें डॉक्टरों को तो प्रोटेक्ट करना ही यार है, मर तो डॉक्टर सबसे पहले रहा है। जैसे भी हैं, जो भी है, हमारे मुल्क का सरमाया है, हम सब लोग उनको सलूट करते हैं। मैंने चंद दिन पहले ये वैक्सीन लगवाई है टीचरों वाली, तो वो जनाब मैं वैक्सीन लगवाने के लिए गया, सबसे पहले उन्होंने जब वो उनका कंप्यूटर चला मुझे वैक्सीन लगाई, सलूट मारा कि आप टीचर हैं, बाकी लोग को इंतजार करवाया। तो मेरे दिल में उनके लिए इतनी दुआएं निकली कि यार इनको एहसास है कि यार ये टीचर है हमारी यूनिवर्सिटी के। तो आपने रिवार्ड के मौके पे ये सूरत लगी, लेकिन जब रिवार्ड आपने तकसीम करना है तो जिसका रोल ज्यादा उसको दे, जिसका रोल कम है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, प्रोसेस कैसे होता है, जनरेटिंग अल्टरनेटिव देखें, रीचिंग अ डिसीजन और फॉलो अप देखिए, क्या इससे सारी सूरत हाल बनती है। अब इसके बाद आता है मेरी जो पीएचडी का थीसिस है ना, वो ये है, आपके सामने लिखा गया पीएचडी का थीसिस मेरा है, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ों को मैनेज करना विद द प्रोजेक्ट टीम। मेरा यह है कि विद इन द बिजनेस। अब झगड़े जो कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ पैदा हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े पैदा हो रहे हैं, मैं कहीं गया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ शदीद गर्मी में, तो वो जनाब अब इस झगड़े को सॉल्व कैसे करना है। अच्छा मैं कहता हूँ जी असलम को हटा दें, वो असलम के साथ आबद भी काम करना बंद कर देगा, आज नाजम भी काम बंद कर देगा, फिर अब करेंगे क्या। आपने डिसेंटेंट जो आपसे नाराज हैं उनको टफ क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना, टफ टफ काम के लिए। एक दिन मैं एक रिसर्च देख रहा था, एक जहाज, हवाई जहाज जो है वो हवा में उसका दरवाजा फटा ऊपर और उसके बाद वो क्रैश कर गया, 200 सवारियां उसके अंदर, उसकी डेथ हो गई। एयर प्रेशर ऊपर इतना होता है। अच्छा जनाब अब उसकी हवा में से पड़ख उड़ गया, को किधर बंदे मर गए। खैर उसकी जनाब उन्होंने जमीन पे रिसर्च की कि ऐसा हुआ क्या। एक जहाज लाया गया, जहाज ला के ग्राउंड में खड़ा किया गया जो उतने घंटे ही फ्लाइंग कर चुका था जितने वो क्रैश वाला था, 200 आवर्स या 50,000 आवर्स या जितने भी उसके आवर्स थे, उसके ऊपर उतना ही एयर प्रेशर छोड़ा गया जितना ऊपर एयर प्रेशर था ग्राउंड के एक तरफ से। वो एयर प्रेशर इतना था कि भाईजान जमीन के अंदर उगी हुई घास तक उड़ गई। एयर प्रेशर जारी रहा, ठीक 5 मिनट के एयर प्रेशर के बाद पता चला कि जनाब दरवाजा निकल गया, जहां से सवारियां एंटर होती हैं, बैक वाला, पायलट वाला नहीं, बैक वाला। उन्होंने फौरी भी एयर प्रेशर बंद किया, वहां आके देखा कि ये दरवाजा क्यों निकला, जैसा कि सामान में भी निकला था उस क्रैश वाले प्लेन में। तो पता ये चला कि जनाब 50,000 घंटे चलने के बाद ये कंपनी ने कहा हुआ था कि इस जहाज के कब्जे तब्दील कर दें, इसकी किलियां तब्दील कर दें और इसे एक मरतबा में 1 महीना ग्राउंड करके इसकी सारी सूरत हाल चेक करें, सारे मामला को ठीक करें, लेकिन नहीं किया गया। तो उस वजह से प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने पूरी रिसर्च दिखाई टीवी के ऊपर। अच्छा जी, डिजाइन डेजिग्नेट समवन टू बी अ डेविल्स एडवोकेट, खैर ये सारी चीजें आपने एंड यहाँ करना है, एलिमिनेट दी कॉन्फ्लिक्ट, इनफॉर्मल टेक्निक्स है, कुछ नए लॉज बनाए जाए, कुछ नए रिचुअल्स बनाए जाए, साइट देखी जाए, प्रोजेक्ट
फॉर्मल टेक्निक्स इनफॉर्मल टेक्निक्स दोनों लगाई जाए, चैलेंजेस जो है उनको देखा जाए, ट्रस्ट एंड सोशल इंफॉर्मेशन जो है उसको देखा जाए, क्लियर रूल्स देखे जाए, कीप अप टीम जो है उनको इन्फॉर्म किया जाए, हर एनी वे शेयर दी पेन, वो सारी चीज़ें, और उसके बाद इन सब की रिकॉर्डिंग की जाएगी। ग्लोबल टास्क क्लॉक के तहत ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, डिसफंक्शनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये की टर्म्स हैं। इन तमाम टर्म्स को आपने देखना है, सुनना है। कुछ ही देर में मैं ये लेक्चर आपके लिए वेबसाइट पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम सीआर से दरख्वास्त है अपनी हाज़िरी लिखें, और जो शाम 7 बजे तक ये लेक्चर लिखकर भेज दे उसकी हाज़िरी मुझे भेज दीजिएगा। जो बच्चे नेट के प्रॉब्लम में हैं उनको हाज़िरी से इस्तिस्ना है, उनके एंड पे आपने लिखना है जनाब ये कि नेट प्रॉब्लम, जो नहीं आए उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जी स्टे होम, स्टे सेफ, ढेरों दुआएं सब बच्चों के लिए। शुक्रिया। अच्छा, आप अपनी क्लासेस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं? सब लोग अपने माइक ऑन करो। आप सेटिस्फाई हैं इस क्लास से? हाँ जी सर। यस सर। तो जब तक ये बेटा नोट्स आप डाउनलोड नहीं ना करेंगे वेबसाइट से, उतनी देर तक लेक्चर का कोई फायदा नहीं। ठीक है कि नहीं? जी सर। तो जी लेक्चर सर, अली तुम्हारी हाजिरियाँ बहुत ख़राब जा रही हैं, और वो छोटे उमैर की भी बहुत जा रही हैं। वो रजा अली रजा की उसको भी बता दो कि क्लास में आया करे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये आखिरी सेमेस्टर है, इसमें एक डी लगा पूरे कैरियर को तबाह कर देगा। तवज्जो करो भाई। शुक्रिया। जी सर, थैंक यू गॉड सर। ब्लेस। जी सर।